Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हाँ हे गाइस, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। साथियों, हम 12th क्लास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर पहला है और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट। मैंने कोशिश करी है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन सकती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन पुटअप भी कर रहा हूँ और मैं मेन साथ साथ आपको इमेजेस के माध्यम से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ साथियों आपको समझाने के लिए, ताकि आप अपने मार्क्स अच्छे ला सके पेपर में और हिस्ट्री आप कंफ्यूज होके नहीं बल्कि इंटरेस्ट लेके पढ़ें। तो वीडियो का लास्ट पार्ट ये ज़रूरी क्यों है? मैं चाहता हूँ वीडियो का पार्ट नहीं बनाता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो का पार्ट बनाया है। तो वीडियो के पार्ट में ही बताया गया है कि अतीत को जोड़कर पूरा करने में समस्या, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल आए थे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के, उन सभी को, आपको क्या लगता है कि किसी भी हिस्ट्री को ढूंढना इतना आसान हो सकता है? आज की डेट में सीबीआई जो होती है केसेस को ढूंढने के लिए इतने सालों साल लगा देती है। सीबीआई हमारी जो होती है, अब ये सोनी टीवी पे चलने वाले चैनल के सीआईडी की तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ कि वो कुछ बोलेगा कुछ गड़बड़ है और क्लू एक से एक जुड़ते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इवन इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना ज़्यादा बैकवर्ड साइड पे जाने के लिए हमें समझना ज़रूरी ये होगा कि इतनी पुरानी हिस्ट्री जो है सही मायने में कैसे किससे जुड़ रही है चीज़ें। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वस्तुएं उनके पास उस समय पे मृत भांड थे, कुछ औजार थे, आभूषण थे, घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें थी। अब इवन अगर कपड़े की बात करें, चमड़े की बात करें, लकड़ियों की बात करें, तो वो तो समय के साथ साथ सड़ जाती थी, और अगर वो बनती भी होंगी तो शायद से वो दोबारा यूज़ करने लायक नहीं होती होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यदि अगर वो बनती हैं तो उनको दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को किसी हिस्ट्री का पार्ट एक हिस्ट्री से जोड़ना और उसका संबंध उस दूसरी वस्तु से संबंध पे लगाना अपने आप में इनक्रेडिबल है। जैसे कि सबसे अगर 1.1 की बात करें, खोजों का वर्गीकरण करना, यानी कि पुरातत्ववादी जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे धातु हो, हस्ती, हाथी के दांत हो, इन सभी चीज़ों को वो वर्गीकरण करते थे, यानी कि क्लासिफिकेशन करते थे और ये तय करते थे कि कौन सी वस्तु किस चीज़ में हो सकती है। जैसे कि कोई वस्तु मान लीजिए कि एक औजार है, एक आभूषण है, या फिर दोनों अनुष्ठान के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। ऐसे टाइम पे कंफ्यूज रहते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो क्या करें, कैसे इनको सही तरीके से कहाँ पे पुटअप कर पाएँ, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम रहती होगी। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो पुरा वस्तुएं हैं उसका उपयोग जो है उसको समझना और उसको आधुनिक समय में इसको समानता लाना, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मनके, चक्कियाँ, पत्थर, फलक, पात्र, इन सभी के एक स्पष्ट उदाहरण है। यानी कि जब ये लोग इनको प्रूफ करके दिखाते होंगे तो उनका प्रेजेंट टाइम पे भी यूज़ देखते होंगे। पुरातत्ववादी किसी पुरा वस्तुओं की उपयोगिता को समझने का प्रयास उनके संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते थे, जिससे वह मिलती थी। क्या वह घर से मिली है, क्या वह नाले से मिली है, मतलब ये पूरी तरीके से तय करना ज़रूरी होता था कि इनका अन्वेषण हुआ कहाँ पे है। दूसरा, कभी कभार उनको ये भी तय करना पड़ता था कि उन्हें एक तो होते हैं डायरेक्ट प्रूफ, एक होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। कभी कभार उन्हें इनडायरेक्ट चीज़ों का भी प्रूफ लेना पड़ता है, जैसे कि मतलब वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर कपास के टुकड़े मिलते हैं या कपास जो भी रुई है उससे रिलेटेड चीज़ें मिलते हैं, या पहनाव के विषय में अगर उनको जानकारी निकालनी है, तो उन्हें अप्रत्यक्ष चीज़ों पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पे अगर महिलाएं जो है कपड़े पहन के बैठी हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ शायद से वो लोग कपड़े भी पहना करते होंगे। तो ये समस्या रहती होगी उनके साथ। और हमने ये भी देखा कि पहली बार प्राप्त जो मोहरें होती थी उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता था, जब तक पुरातत्ववेदा को ये समझ में नहीं आया कि इसका संदर्भ शायद से उनकी संस्कृति या मेसोपोटामिया से मिलीजुली खोज से रिलेटेड हो सकता है। इन चीज़ों का पता लगाना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे कि भाई ये किससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक समस्या बोल सकते हैं। अगर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करें वो लोग और इसकी व्याख्या करें, तो उनमें भी इनको समस्या हमेशा पैदा रहती थी।
पैदा रहने का मतलब ये होता है क्योंकि जितनी भी वस्तुएं उनको मिलती थी वो असमान तरीके से होती थी, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं। तो इन सभी का धार्मिक महत्व लगाना, उन आभूषणों को बताना कि ये शायद से किसी देवी की या किसी व्यक्ति की, किसी नारी की हो सकती है, तो इन सभी की व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी महिलाओं की आपको मूर्ति दिख रही है, क्या ये मूर्ति जो है किसी महिला की हो सकती है, या ये क्या मूर्ति किसी, हमने इन लोगों ने क्या कहते हैं ज़मीन की देवी को संज्ञा दिया, इन्होंने कहा ये ज़मीन की देवी है। और पुरुषों की भी बहुत कम मूर्तियां मिली है, क्योंकि इतना पुराना फैक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक आध मूर्तियां अगर गलती से मिल जाती थी तो आपने देखा था कि उन्होंने उसे पुरोहित राजा के विशेष में संज्ञा दे दी और कहा कि भाई एक राजा है जो पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर राज करता होगा और वही तय करता होगा कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा काम, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ उन्हें विशाल स्नान गृह मिले और कालीबंगन के अंदर और लोथल के अंदर उन्हें क्या कहते हैं कुछ प्रूफ मिले, वेदिकाएं मिली। इन सभी चीज़ों से पता लगाया जा सकता था और व्याख्या की जा सकती थी कि शायद से ये लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते होंगे। इसके साथ साथ अगर मोहर की बात करें तो मोहर पे ज़्यादातर अनुष्ठान के दृश्य बनाए जाते थे और उससे उनकी धार्मिक आस्थाएं और प्रथाओं के बारे में पता चलता था। ज़्यादातर मोहरों के ऊपर पेड़ पौधे और जानवरों की चीज़ें मिलती थी, जिससे ये पता चलता हुआ कि वो जानवरों को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते होंगे। इवन अगर उसके अपोजिट साइड में देखें तो कभी कभी जानवरों के साथ कुछ और चीज़ें मिल जाती, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अश्व शिव, यहाँ पे एक मोहर है, यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है अश्व शिव, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पत्थर की शंकुआकार जो वस्तुएं होती थी वो लिंग के रूप में वर्गीकृत की जाती होंगी, और हड़प्पाई धर्म जो है कई पुनर्निर्माण के अनुमान और इसके आधार पर पता लगाया जाता होगा कि शायद से ये लोग उनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जो पौराणिक परंपराएं हैं वो शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम यूज़ नहीं करती थी। अलग अलग टाइम पे शिव के विपरीत में यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर जो पहला क्या कहते हैं हमारा ग्रंथ माना गया था, उसमें रुद्र को ऋग्वेद ने पशुपति का नाम दिया। और यहाँ पे सामान्य रूप से जानवरों को और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी को पशुपति बोला जाता था। तो मतलब इसका अंतर कर पाना और व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल होता था, और ना ही एक योगी के रूप में देखा गया। और दूसरे शब्दों में ये बताया जा सकता है कि यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के वितरण से मेल नहीं खाता। तो इन सभी चीज़ों से क्या फिर ये कोई संबंध था, या कोई जैसे विद्वान ने सुलझाया, मतलब ये बताया जा सकता है कि शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं अगर वो कोई शमन हो सकते हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं वो एलियन माने जा सकते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट आज भी सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो आए थे इस पृथ्वी पे, इतना सब कुछ बड़ा काम करके चले गए, वो कहाँ चले गए। देखिए यहाँ पे शमन का एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे आपने देखा होगा SCTV 18 के ऊपर आज भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग शायद से एलियन हो सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई जानकारियाँ और उनको ढूंढ पाना, इनकी भाषाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये वो महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्तियाँ उनके पास होती थी। साथ साथ उन्हें ऐसा कहा जा सकता था कि वो दूसरी दुनिया से क्या कहते हैं संपर्क साधने में समर्थक दावा करते थे। तो ये चीज़ हड़प्पा सभ्यता के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत तरीके से, साइंटिस्ट जो इनके अंदर इन्वॉल्व हुए थे 1980 के दशक के बाद, और उसके बाद इन्होंने पाया कि शायद से ये लोग अब ये नहीं हो सकते, इनके बारे में प्रूफ नहीं मिल रहा, कुछ मूर्ति नहीं मिल रही, सारी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ सबूतों के मद्देनज़र रखते ही व्याख्या की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों से बताया जा सकता है कि वो लोग शायद से एलियन भी हो सकते होंगे। तो अगेन इसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो क्वेश्चन ये है कि पुरातात्विक वेदा जो होते हैं वो किस प्रकार अतीत का निर्माण करते होंगे। तो उत्खनन के दौरान जो भी उनको चीज़ें मिलती होंगी उससे प्राप्त वस्तुओं से पता करते होंगे कि ये इससे रिलेटेड है या उससे रिलेटेड है। वस्तुओं का वर्गीकरण करना ज़रूरी होता था कि वो राजा से रिलेटेड है, व्यक्ति से रिलेटेड है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कहाँ पे क्या चीज़ें पाई गई थी। कभी कभार उन्हें डायरेक्ट एविडेंस का भी सहारा लेना पड़ता था और कभी कभी उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंस का सहारा लेना पड़ता था। वस्तुओं के उपयोग
के लिए उसकी उपयोगिता और वर्तमान समय में उसे कैसे उपयोग किया जाता होगा, इससे रिलेटेड उन्हें बातों को जोड़ना पड़ता होगा। धार्मिक विश्वास के बारे में जानने के लिए उन्हें मोहरों पर बनाए गए चित्र का सहारा लिया गया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था किस धर्म को मानते होंगे ये लोग। वर्तमान से अतीत की ओर जाना बहुत इम्पोर्टेंट माना गया था। अगर सांस्कृतिक विविधताओं को देखा जाए तो यहाँ पे उन लोगों ने उनके जो डेड बॉडीज़ को जो मार के गाड़ते थे, जलाते तो थे नहीं वो लोग, तो उस तरीके से इन लोगों ने पता करा कि शायद से इनकी कुछ संस्कृत विभिन्नताएं भी पाई जाती होगी। उसके साथ साथ ये देखा गया है कि शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए पत्थर के टुकड़े तलाशे गए कि जहाँ पे अच्छे टुकड़े पाए जाते होंगे, या औजार के कूड़े करकट जी के जो अवशेष वहाँ पे पाए जाते होंगे। इन सभी चीज़ों से ये पता लगाया जा सकता होगा कि वहाँ पे एक हब सेंटर यानी कि शिल्प केंद्र कौन सा हो सकता होगा। तो ये सब अंदाजे के बेस पे है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये आप बताएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को अगर सोचते हैं, समझते हैं, तो बहुत समय लगाते हैं, इतना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, जब जाके हमें किसी इतिहास के बारे में, किसी सभ्यता के बारे में समझ में आता है। तो अभी भी इसके ऊपर गुत्थी बनी हुई है कि शायद से क्या ये लोग एलियन थे या एलियन नहीं थे, या सही मायने में ये धरती पे आए थे तो कब चले गए, कुछ पता नहीं। सो गाइज़, बहुत तगड़ा इसमें रहस्य बना हुआ है, जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो गाइज, मेरी तरफ से दिस इज़ इट इन दिस क्लास, और वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।